नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात करेंगे जीत पर कोराम खूनी संग्राम की। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी इस पूरे मामले में टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टीएमसी के इशारों पर और ममता बनर्जी के इशारे पर यह हत्या हुई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो गई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यही एक बड़ी वजह है जिसको बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या के बाद माहौल गर्मा गया है। बाइक सवार हमलावर ने चंद्रनाथ पर 12 से 14 राउंड फायरिंग की। इस हमले में चंद्रनाथ को 4 गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इसका डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक। बंगाल पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है और चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है। इस बीच सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, तो उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। सत्ता परिवर्तन के बीच शुभेंदु के पीए की हत्या को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीएमसी ने हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। लिहाजा बंगाल में चुनाव के बाद राज्य में जगह जगह आ रही हिंसा की खबरों के बीच इस बड़ी वारदात से पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, यही सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में बन गया है। और क्या यही चुनौती मौजूदा सरकार के लिए भी है, यानी बीजेपी की नई सरकार के लिए भी होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग नेता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही करना चाहती हूँ। सर, आपको क्या लगता है रत्नाकर जी, ये एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं? फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम और इससे पहले भी चुनावी नतीजों के बाद से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हिंसाएं हो रही है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता शासन रहा है और जिस तरह से चुनावी हिंसा और राजनीतिक हत्याएं जो है पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दशक में देखने को मिला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और
9 तारीख के शपथ के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से जो है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी उम्मीदों पे हमको वोट दिया है कि वहाँ पे शांति स्थापित होगी, विकास होगा, आने वाले समय में वो सारी चीजें जरूर से देखने को मिलेंगी। रही बात इस हत्याकांड की, तो मैं बता दूं आपको कि अपनी संभावित हार से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है पहले भी बौखलाई हुई थी, और आपने देखा कि किस तरह से हमारे उम्मीदवार को वहां पे जब बूथ पे शिकायत मिलती है गड़बड़ी की, तो हमारा उम्मीदवार वहां पे जाता है, वहां पे भी टीएमसी के लोगों द्वारा दौड़ाकर पीटने की घटना जो है सरेआम दिखाई जाती है। वहां पे आपने देखा कि किस तरह से जब काउंटिंग होने से एक दिन पहले हमारे बूथ एजेंट के घर पे जाकर टीएमसी गुंडों के द्वारा सरेआम जो है वो फायरिंग की जाती है, और आपने देखा कि हमारे एमएलए कैंडिडेट के गाड़ी के ऊपर पथराव करने का काम किया जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां टीएमसी की बौखलाहट को साफ दर्शाती थी, और आज भी ये जो हत्याकांड हुआ है वो इनके हार की हताशा, ये हार की हताशा है जो शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता के पीए को जो है गोली मार दी जाती है। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश दिख रही है, जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के बयान आए हैं, और एक टीम गठित की गई है, पूरी छानबीन की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं और आश्वस्त कर दूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि देखिए, किसी भी अपराधी को, कितना भी बड़ा अपराधी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, और एक ऐसा नजीर पेश किया जाएगा कि आने वाले समय में जो टीएमसी के गुंडे वहां पे खुलेआम सरेआम जो है अपराध किया करते थे, वो सजग और सतर्क हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की हिंसा का आने वाले समय में कोई जगह नहीं मिलेगा। अच्छा। और टीएमसी का इतिहास रहा है, आपने देखा है कि हमारे कम से कम, ठीक है, लेकिन कम से कम टीएमसी हमारे तो खुद 20 कार्यकर्ताओं की 2021 कह रही है कि भाई मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाए। वो तो खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही है टीएमसी तो खुद। फिर देखिए मनीषा जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, अभिषेक बनर्जी का एक बयान चुनाव के पहले का उठाकर आप देख लीजिए। उन्होंने गृह मंत्री जी को धमकी भरे लहजे में कहा गया है उनके द्वारा कि गृह मंत्री जी 5 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में रुक कर दिखाएं। ये जब टीएमसी के सर्वोच्च नेता का बयान इस तरह का होगा तो उनके कार्यकर्ताओं की परिस्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने भड़काने का काम किया है, और जो इस तरह की हिंसा जो देखने को मिला है वो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं मंशा दर्शाती है टीएमसी के लोगों की। ये टोटल माफिया कांग्रेस है, ये टीएमसी नहीं है, ये टोटल माफिया कांग्रेस है, जो इनका कृत्य पहले भी देखा जा चुका है। हमारे 21 कार्यकर्ता, हमारे 21 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुलेआम जो है इन्होंने हत्या की 2021 के बाद, और आज भी देखिए चुनाव के बाद ये हिंसा फैलाने का काम इनका माफिया कांग्रेस बदस्तूर जारी है। माफिया कांग्रेस, डॉक्टर सुमित गर्ग, माफिया कांग्रेस है ये। मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और मेरे सभी फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर मैं आपके माध्यम से इस देश के वीर रणबांकुरे सैनिकों को अपनी तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मनीषा जी, बड़ा दुखद विषय, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल के इस देश में हिंसा की कोई स्थान नहीं, वो चाहे कोई भी करे, किसी भी दल का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक युवा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाए। मैं सबसे पहले तो उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस दुख की घड़ी में अपने को और अपनी पार्टी को उनके परिवार के साथ सम्मिलित करता हूं। मनीषा जी, जैसा कि अभी कहा गया कि इसमें टीएमसी मुलविस है, तो मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं ना, तो उनके बारे में कोई अधिकृत बयान देना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यार, ये प्रीमेच्योर किसी पे इतनी जल्दी आरोप लगा देना। जहां तक बात कही गई कि साहब उन्होंने ये कहा वो कहा, मनीषा जी, देश के गृह मंत्री ने, जिस गृह मंत्री पर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो वहां पर किस तरह के बयान दे रहे थे? उल्टा लटका देंगे, टांग देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि टीएमसी अगर गड़बड़ी करेगी या फिर बदमाशी करेंगे तो बदमाशी करने वालों को उल्टा लटका देंगे। हाँ, सही कॉन्टेक्स्ट। वो तय करेंगे, हाँ। वो ये तय करेंगे क्या? हाँ। ये तय करने का काम कानून का है ना। उल्टा लटकाने का मतलब वो सजा दे रहे हैं ना। क्या सजा देश की सरकार देगी?
आप कैसी बात कर रही हैं? कानून क्या करेगा, अदालतें क्या करेंगी जब देश का गृह मंत्री उल्टा लटकाने की सजा देने लग गया? और कौन सा उल्टा लटकाने की सजा इस देश के संविधान में है? क्या खलीफा राज लाना चाहते हैं आप इस देश में? क्या उनसी बात कर रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने सबसे पहले गैर कानूनी बात करी, उकसाने की बात करी। मैं फिर कहता हूं कि इस देश में गांधी नेहरू के इस देश में हिंसा की कोई स्थान नहीं है और सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें जीतती, पार्टियां जीतती रहेंगी, हारती रहेंगी, वो अलग विषय है। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, वो अलग विषय है। लेकिन इस देश की एकता और अखंडता हर कीमत पर कायम रखना हर व्यक्ति का और स्पेशली हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। और सबसे ज्यादा अगर किसी का कर्तव्य है उनका है जो इस घटना पर तो बोलिए, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर किया है, वो गिरफ्तार होने चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, ये प्रीमेच्योर होगा। आपने कैसे कह दिया? कल को जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके लिए क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री शुभेंदु अधिकारी को दोषी करार दिया जाए? ये ठीक नहीं हो रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये ठीक नहीं है। इतनी जल्दी किसी पर भी दोषारोपण कर देना ये ठीक नहीं है। आपके पास क्या सबूत है? अगर सबूत है तो दिल्ली में आपकी सरकार है, कलकत्ता में आपकी सरकार गठन होने जा रही है, गिरफ्तार कर लो ना। किसके ये मीडिया के माहौल से कौन सा मीडिया को साथ लेकर ये कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आप? तो ये आज बीजेपी ये कहने की पोजीशन में नहीं है। मनीषा जी, माफी चाहूंगा, अगर है तो गिरफ्तार करो। मैं तो कह रहा हूं जो भी दोषी हो, कानून सम्मत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान अनुसार उन पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे किसी दल के हो, किसी पार्टी के हो, और चाहे कितने ही प्रभावशाली। अपराधी को हर अपराध की उसके अपराध अनुसार, कानून अनुसार सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। नवीन दुबे जी, क्योंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी कह रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया एक कृत्य है, पूरी वारदात जो प्री प्लान्ड थी, और ये टीएमसी के गुंडे हैं, बीजेपी कह रही है। और शुभेंदु अधिकारी के भाई भी एक इंटरव्यू में ये कहते हुए सुनाई दिए गए। उनकी ओर से कहा गया कि भाई मुझे लोकल पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें तो गृह मंत्रालय से बात करनी होगी, दिल्ली में जाकर बात करेंगे और फिर सभी विधायकों को हम सुरक्षा मुहैया करवा देंगे। कल किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। नहीं मनीषा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। निश्चित तौर पर राजनीति में और लोकतंत्र में, संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज होती है, घटना दुखद है, एक युवा की हत्या हुई है निश्चित तौर पर, और वो कोई राजनीतिक चेहरा नहीं थे, वो एक नौकरी करते थे, उनके पास उनके सहयोगी थे, उनके पर्सनल निजी सचिव थे। तो उस व्यक्ति की जो हत्या की जा रही है, निश्चित तौर पर ये घटना चिंताजनक है। लेकिन प्रश्न एक और है, 2.5 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेज, राज्य सरकार की पुलिस, एनआईए के अधिकारी वहां तैनात हैं। अभी वापसी नहीं हुई होगी संभवतः, जब तक सरकार गठित नहीं हो रही, तो एनआईए के अधिकारी तैनात रहे होंगे, वहां हैं ऑलरेडी। लोकल इंटेलिजेंस है, और हो सकता है केंद्र की भी अपनी इंटेलिजेंस हो, आईबी भी लगाई गई होगी वहां पर, पहले से लगी होगी चुनाव के दौरान, कि किसी तरीके की घटना, क्योंकि रक्त चरित्र बंगाल का इतिहास रहा है कम्युनिस्ट के टाइम से, और अभी तक हम लोगों ने जो देखा है। मैं समझता हूं कि इसमें यदि टीएमसी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो तत्काल प्रभाव से सीबीआई को जांच के आदेश हो जाने चाहिए, तो सीबीआई को उसको टिप ओवर देना चाहिए। कारण करा रहे हैं, केंद्र की एजेंसी जांच करेगी, उसके पास इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर तरीके से, फॉरेंसिक तरीके से जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोषी जो भी हो, निश्चित तौर पर जिस हिसाब से ये हत्या की गई है, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये पेशेवर अपराधियों जैसी घटना है, ये कोई आम राजनीतिक दुर्भावना वाली घटना तो नहीं लग रही है। प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं वो हुई। अब दूसरी एक और चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कानून व्यवस्था के। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में तो रामराज्य स्थापित है। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद के मेन सिटी के अंदर 25 लाख रुपए की बैंड लेके अपराधी भाग जाते हैं, रुपया लूट के फरार, अभी तक पकड़े नहीं गए। कल की घटना उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष 10th क्लास की छात्रा के साथ बंधक बनाकर 3 लोगों के सहित गैंगरेप कर रहा है। आप कह रहे हैं कानून का राज स्थापित करते हैं हम। ये कहाँ कानून का राज है? उत्तर प्रदेश से लेके चौकी के अंदर बिजनौर में पुलिसकर्मी को पीट दिया गया 2 लोग युवकों के द्वारा।
कहाँ कानून का राज है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि लापरवाही, अभी वृंदावन में नाव की दुर्घटना हुई थी, 15-16 लोगों की जान चली गई, जबलपुर में बड़ी घटना हुई, और उसके बाद अब हमीरपुर में कल एक घटना हो गई नाव की। तो आप सुरक्षा पर, आम जन की सुरक्षा पर क्या काम कर रहे हैं, कहाँ व्यवस्था है? जान किसी एक की भी जाती है, किसी भी तरीके से जाती है, उसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, मैं समझता हूँ। नहीं, सरकारों की होती है सर, और सरकार इस पर काम भी करती है। मध्य प्रदेश में भी जब जबलपुर का क्रूज डूबा तो उसमें भी नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए। अब अगर लाइफ जैकेट पहनेंगे ही नहीं, अगर हमने आपको लाइफ जैकेट दी है, आप नहीं पहनेंगे, खुद लापरवाही करेंगे, तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो अपने सारे संसाधन दे ही रही है, और अगर फिर भी लापरवाही सामने आती है तो लापरवाही के बाद नौकरी से भी हाथ धोना ही पड़ रहा है। ठीक है, रास बिहारी जी, क्या ये पूरा वारदात है, ये पूरी घटनाक्रम है, ये एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में नई सरकार यानी बीजेपी सरकार के लिए बनने वाली है? भाई, आप तो तमाम राम राज्य की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको कैसे स्थापित कीजिएगा? समय तो लगेगा ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, क्योंकि नतीजे आने के बाद से अभी तक पता नहीं कितनी जगह पर घटनाएं हो चुकी हैं, कितने लोगों का कत्ल हो चुका है। रजिस्टर्ड अलग है और जो नॉन रजिस्टर्ड है वो मामले अलग हैं। देखिए, चुनाव बाद हिंसा में अभी तक 8 लोग मारे गए हैं। कुछ घटनाएं मीडिया में आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव के दौरान हिंसा में घायल हुए थे, उनकी भी मौत हो गई है। इस तरह ये आंकड़ा 8 पहुंचता है, और अगर हम 1 जनवरी से अब तक देखें तो ये आंकड़ा 20 के आसपास पहुंच जाएगा। दूसरी बात है, देखिए, बंगाल की जो समस्या है उसको राजनीतिक तौर से अगर सोचने लगेंगे तो राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में जाकर यह क्यों कहा कि यहाँ गुंडागर्दी है और ममता बनर्जी गुंडागर्दी का करा रही है? अब राहुल गांधी के भी सुर बदल गए, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो कांग्रेस आज तक अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हो पाई। पहले उनको सीपीएम के लोगों ने मारा, फिर टीएमसी के लोगों ने मारा, और टीएमसी भी तो इसलिए बनी थी कि सीपीएम के लोगों से कांग्रेसियों को बचाया जाए, इसलिए ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई। लेकिन वो बदले की राजनीति लगातार वहां पर जारी रही। और जहां तक चुनावी हिंसा की बात है, रातों रात तो ये रक्तचरित बदल नहीं जाएगा। अब ये तो शुक्र माना जाए कि वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बाकी तो चली गई है, लेकिन 200 से ज्यादा अभी वहां है। एनआईए भी चुनाव के बाद चली गई है। लेकिन जो वहां राजनीति है, जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, अब आप देखेंगे तो मीडिया में खबरें आ रही हैं, टीएमसी के नेताओं के घर से हथियार बारूद बरामद हो रहा है। तो इसका मतलब तैयारी किसने की हुई थी? वहां तो जिस तरह से बदले की राजनीति है, और ममता बनर्जी खुद अड़ के बैठ गई है। और इन हमलावरों के पास भी ऑस्ट्रेलियन पिस्टल बरामद हुई है सर। हाँ। ममता बनर्जी का, कांग्रेस का, दूसरे दलों का तो संविधान में ही विश्वास नहीं रह गया है, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं रह गया है। कह रहे हम तो हार नहीं मानेंगे, हमें तो हराया गया। तो अगर इस तरह की नीति विपक्षी दल अपना के चल रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी अपनी इस तरह की ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करने का मतलब नहीं है, बात बंगाल की होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना 2027 में हार से पहले की अपनी पटकथा लिखनी शुरू कर दी है कि चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा। अरे भाई, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहली बार कितनी शांति प्रिय तरीके से चुनाव कराया है, घटनाएं बहुत कम हुई हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लेकिन काम नहीं कर रहे हैं ना, राज्य दर राज्य यही आरोप, चुनाव आयुक्त को लेकर घेरना, चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना, लेकिन इससे विपक्षी पार्टियों को कोई फायदा नहीं हो रहा ना। आप जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए, आप वहां की स्थिति को बेहतर करने के मुद्दे उठाइए, आप लेकर जाइए ना लोगों के बीच में वो मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में शुरुआत से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सवाल एड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि अब टीएमसी कह रही है सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, ममता बनर्जी अपना इस्तीफा नहीं मान रही है। तो क्या ये तमाम समीकरण और ये तमाम जो घटनाक्रम है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
जब अपने इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रही हैं, अपना इस्तीफा नहीं दे रही हैं, वो ये कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो आप ये समझिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी क्या ही कर रहे होंगे वहां पर, वो भी इसी तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो भी अपनी जिद पर ही अड़े हैं। क्या ये हार की बौखलाहट है, ये हार पचा नहीं पा रही है टीएमसी? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो चुनाव के नतीजों को भी स्वीकार नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी जो है चुनाव के नतीजे आने के बाद, सारे चीज चुनाव आयोग के डिक्लेयर करने के बाद, अब वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रही। तो ममता बनर्जी को संविधान में और संविधान की जो परिपाटी है उसमें जरा भी विश्वास नहीं है। उनका एक पश्चिम बंगाल में अपना खुद का अलग से संविधान चलता था, वो सुप्रीम लीडर थी और जो वो कहती थी वही होता था। वो भले ही संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनका विरोध ही करना पड़े क्यों ना, लेकिन वो करती थी जरूर। वक्फ बिल जो है वो संशोधन बिल पारित हुआ संसद में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में नहीं पारित करने देंगे। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध और किसने किया, तो ममता बनर्जी ने किया। तो इस तरह की संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको न मानना, उनको अपने यहाँ पे लागू न होने देना और अपनी ही करना, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि वह जो है अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे करती थी और मेंटेन करने का काम करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को कभी भी मुखर रूप से जनता के बीच में जाने नहीं दिया जाता, वोट नहीं देने दिया जाता था। तो उसका परिणाम ये होता था कि वो चुनाव दर चुनाव जीतती आती थी। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। हमने वहां पे चुनाव आयोग ने जिस तरह से फोर्स को लगा करके और जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया किया, और ये काबिले तारीफ था कि उन्होंने बिना हिंसा के, छुटपुट हिंसा के अलावा बिना हिंसा के वहां पे चुनाव का कार्यक्रम पूरा किया गया। लेकिन अभी हमारे पत्रकार महोदय जो कह रहे थे चुनाव के दौरान तो हिंसा कम हुई, लेकिन चुनाव के बाद क्या हो रहा है सर? चुनाव के बाद कंट्रोल पूरी तरीके से निकलता जा रहा है। वही मैं कह रहा था, चुनाव के बाद जो है इनकी हार की हताशा है, और ये हार की हताशा आपने अभी सुना, वरिष्ठ पत्रकार जो यहाँ पे कह रहे थे, और ये जग जाहिर है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों पे पुलिस जब जा रही है वहां पे तो हथियारों का जखीरा मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये पूरी तैयारी में थे कि अगर ये सीआरपीएफ और चली जाएगी उसके बाद हम हिंसा करेंगे। और देखिए किस तरह से जो है हिंसा वो सामने देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर अभिषेक बनर्जी जैसा व्यक्ति जो टीएमसी का प्रमुख में से एक है, अगर वो इस तरह का वक्तव्य देता है तो ये पूरी टीएमसी के लोगों के मानसिकता समझ जाइए कि वो हिंसा करने में कहीं भी गुरेज नहीं रखते। वो समय आने पे जरूर हिंसा करते और उसी का परिणाम है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। सरकार का गठन होने के बाद हम ऐसे लोगों को जो हिंसा फैलाने का काम करेंगे, हम उनको निश्चित रूप से चिन्हित करके सलाखों के पीछे रखेंगे। और देखिए दूसरी बात, अभी मैं आना चाहता हूं गर्ग जी के ऊपर। ये कह रहे थे, ये गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह की भाषा शैली का इन्होंने इस्तेमाल किया। मनीषा जी देखिए, किसी भी राज्य में किसी की भी सत्ता हो, उस सत्ता और शासन का एक हनक होना चाहिए और एक भय होना चाहिए गुंडे और माफियाओं में। अगर वो हनक नहीं, अगर वो भय नहीं होगा गुंडे माफियाओं में, तो वहां के गुंडे और माफिया जो है सर चढ़ करके बोलेंगे और आए दिन अराजकता की घटना होगी। तो योगी आदित्यनाथ तो जाकर ये कहते हैं कि भाई देखिए यूपी में कानून का राज हो गया है, गुंडा मुक्त राज्य बन गया है। तो जब योगी जैसे फायरब्रांड नेता आपके यहाँ पर जाते हैं तो फिर भी कानून का खौफ नहीं होता गुंडों में कि भाई अब तो बीजेपी की सरकार आने वाली है, अब तो नया मुख्यमंत्री बनने वाला है, अब तो शामत आएगी, तो इस तरह का खौफ तो हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, इनको अभी तक टीएमसी के लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो इस तरह से जनता उनको चुनाव में हराएगी। आज वो बुरी तरह हार गए हैं और ये हार की हताशा है कि वो जो है इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और किस तरह से सुनियोजित तरीके से, जैसा कि आपने पुलिस प्रमुख का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से इसको, इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम टीएमसी के लोग कर रहे हैं। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो वहां के गुंडे माफियाओं के लिए कहा। अगर कोई गुंडा माफिया अगर इस तरह का कृत्य करेगा, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसको उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंच से वक्तव्य दिया है कि गुंडे माफिया
जितने भी हैं वो प्रदेश और देश छोड़कर चले जाए, अन्यथा जब हमारी सरकार अब वहां पे आएगी तो एक एक लोग को चिन्हित करके सलाखों के पीछे जो है वो कर दिया जाएगा और वहां पे शांति की स्थापना की जाएगी और सुरक्षा का एहसास वहां के आम नागरिकों को दिया जाएगा, जो इतना बड़ा मैंडेट और इतना बड़ा विश्वास जो है आशीर्वाद देने का काम वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ठीक है सुमित गर्ग जी, आपके पास आते हुए सुमित गर्ग जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं, भारी आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है और ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई पुलिस के साथ अभिषेक बनर्जी की साठगांठ है और पुलिस इस पूरे मामले में कुछ नहीं करती है, वो ऐसे गुंडों को संरक्षण देती है, ऐसे गुंडों को प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है कि आप कीजिए, आपको बचाने वाले हम हैं। अगर ये अब भी कर पा रहे हैं तो इस देश के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीषा जी, 2.5 लाख की सेंट्रल फोर्सेस, एनआईए, 400 साढ़े 400 अधिकारियों के तबादले कर दिए आपने, अपने हिसाब से बना लिया, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस वाले, सब कुछ आपने अपने हिसाब से लगा लिए। उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही है तो किसकी ये जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ के दूसरे के पाले में गेंद फेंक के नहीं जा सकते। अगर ये आज भी सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि किसी और पे बात करें, वो बात खुद की करे, क्योंकि सब पूरा सिस्टम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। दूसरी बात आई नहीं, एक दिन में तो बदलाव नहीं होता ना सर, एक दिन में तो सर अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो और ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर अब बीजेपी का ही सब कुछ है? अभी तो फिलहाल समय लगेगा ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख फोर्सेस कम होती है, इतनी तो पुलिस नहीं है। हाँ। बंगाल की पुलिस नहीं होगी, उससे ज्यादा की सेंट्रल फोर्सेस है, वो क्या कर रही है? उनकी जवाबदेही किसकी है? बंगाल की पुलिस है क्या 2.5 लाख की? नहीं है, उससे ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस वहां पे हैं। उसके बाद घटनाएं हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते मनीषा जी। इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी रही है। ये कह दें कि हाँ रही है, हम उसको सुधार करेंगे, वो अलग बात है। खैर, इन्होंने बात करी गृह मंत्री जी को लेकर मेरे वक्तव्य पे। मनीषा जी, सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, कठुआ, उन्नाव, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद लॉ यूनिवर्सिटी के जो गुनहगार थे, दरिंदे थे, दोषी थे, वो कौन थे? इन्हीं के तो साथी थे। किन्होंने बचाया? इन्होंने ही तो बचाया। इनके मंत्रियों ने बचाया, इनके गृह मंत्री ने बचाया, इनकी सरकार ने बचाया, इनकी पार्टी ने बचाया। चट्टान की तरह उन दरिंदे के पीछे खड़े हो गए और क्या किया? बिल्किस के दरिंदों का जुलूस निकाला माला पहनाकर। अरे ये हिंसा की बात करते हैं, ये कानून की बात करते हैं जिनका जन्म ही हिंसा से हुआ हो, जो इस आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले आतंकी नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो, वो आज बात करते हैं। जो उसे अपना आइडियल मानते हो, वो हिंसा की बात करते हैं। हिंसा के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है? देश की एकता अखंडता क्या होती है? हमने शहादतें दी है, हमारे नेताओं ने शहादतें दी है, चिट्टी उंगली का नाखून नहीं कटाया भाजपाई संघियों ने। तो ये हमें इस बात पर भाषण देना बंद कर दे। दूसरी बात आपने कही कि चुनाव आयोग का आरोप तो लग रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। मनीषा जी, इस देश में अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। 1857 में पहली क्रांति हुई और देश आजाद हुआ 1947 में। 90 साल बाद राष्ट्रवादी संगठन कांग्रेस का स्थापना हुई। 1885 में देश आजाद हुआ। 60 साल बाद तब तक हमारे रणबांकुरे लड़े ना। तो वही हम कर रहे हैं। फासिस्ट ताकतें ऐसे नहीं जाती। जो उनका मूल मंत्र था वही हम जीवन मंत्र बनाकर जी रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये कहते हुए जंग भले ही हारे जाएंगे, जंग भले ही हारे जाएंगे, जालिम ललकारे जाएंगे, हक की बातें खत्म न होगी, हद से हद मारे जाएंगे। हम इस देश की एकता अखंडता के लिए, बाबा साहब नेहरू गांधी के संविधान की रक्षा के लिए हर हालत में लड़ेंगे। ये अच्छा, किस मुंह से देश तो फिर निंदा कर दीजिए ना, तो फिर निंदा कीजिए, ममता शासन की निंदा कीजिए, ममता शासन की निंदा कीजिए ना। बिल्कुल, ये पहली बार तो नहीं है, ये पहली बार तो हिंसा नहीं हुई है। अरे आप इतने ही बलिदानी हैं, इतने ही आप शहीदी आपने दी है, आपकी पार्टी इतने शहीद हुई है। तो फिर हिंसा के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते हैं? हिंसा के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते हैं? फिर क्यों नहीं आपने एक शब्द भी बोला है कि ये जो हुआ है कि इसके पीछे आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? मुझे आरोप नहीं सुनना सर, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आपके नेता अवसरवादी होकर, अपॉर्चुनिटिस्टिक होकर, कभी इंडी गठबंधन के साथ, ममता बनर्जी के साथ हाथ खड़े कर एक मंच पर खड़े होते हैं, ठीक है, कि पीएम को हराना है, वो हरा नहीं पाते हैं, तो फिर राज्य में आकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
अपॉर्चुनिस्टिक की बात करूंगा तो आप दोबारा नहीं बोल पाएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इसको कहते हैं कि 70,000 करोड़ का दोषी, इसको जीएल फिशिंग। वो आपका उप मुख्यमंत्री जिस शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने आज अपना बना रखा है, कल तक वो सबसे बड़ा इनका गुनहगार था। संघ को, बीजेपी को पानी पी के गाली देता था, आज इनका सबसे बड़ा नेता है। हेमंत बिस्वा शर्मा इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे उसको, वो इनका मुख्यमंत्री है। अरे कौन से अपॉर्चुनिस्टिक की बात करती हैं आप? इनसे पूछिए कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। आपने कहा कि शहादतों की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, एक संघी का, एक भाजपाई का नाम बता दीजिए जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक डंडा खाया हो, गोली की तो बात अलग। ये तो अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग हैं, आप इनकी हिमायत कर रहे हैं, हमसे पूछ रही है। अरे हमारा तो इतिहास भरा। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ सर, नहीं सुनिए डॉक्टर सुमित जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप इंडी गठबंधन के जब लोकसभा चुनाव होते हैं, मोदी को हराना है, तब आप एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। जब विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तब आप अलग अलग आते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो फिर कीजिए ना इस घटनाक्रम की बुराई। आप कहिए ना कि ये ममता शासन का गुंडा राज था, आप कहिए ना कि ये जो हुआ गलत हुआ, ये हिंसा नहीं सुनिए, ये क्योंकि ये पहली हिंसा तो नहीं है, ये पहली हिंसा नहीं, ये पहली हिंसा तो नहीं है, ये पहली हिंसा नहीं है। चुनाव 2021 में भी हुए, चुनाव 2011 में भी हुए, है ना, फिर 2026 में भी हुए। ये कोई पहली हिंसा तो नहीं है, ये पहली कोई हत्या तो नहीं है। इससे पहले क्या बीजेपी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में? नहीं थी ना सर। चुनाव तो असम में भी हुए थे, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? पेड़ा बना दूंगा, यही भाषा थी ना मुख्यमंत्री की। मैं तो कह रहा हूं ये हत्या, घनघोर हत्या, इसके पीछे कोई भी हो, आप मेरे शब्द नहीं सुनना चाह रहे, शायद कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ इस देश के संविधान अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और हालत में होनी चाहिए। जहां तक आपने टीएमसी की बात करी, मैं कह देता हूं, टीएमसी ने ही तो जगह दी है इस भाजपा को, नहीं ये आते ही नहीं यहाँ पर। अब ठीक है, भाजपा का एक चरित्र है, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये जिसके पीठ पे बैठ के चलते हैं उसको खा जाते हैं। तो आज टीएमसी उसी दुख को झेल रही है। वो हम जब कहते थे ये समझ में नहीं आ रही थी। तो कांग्रेस कोई विकल्प क्यों नहीं बन पाती सर? कांग्रेस कोई विकल्प क्यों नहीं बन पाती है? कांग्रेस पश्चिम बंगाल में शून्य से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है? भाई आप दीजिए ना फिर टक्कर, आप बनाइए ना त्रिकोणीय मुकाबला। आप क्यों साफ नेक टू नेक टक्कर होने देते हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी के पश्चिम बंगाल में? आप भी तो विपक्ष के दल हैं, आप भी तो विपक्षी दल हैं, आप भी उतना दमखम लगाइए, आप भी जमीनी स्तर पर जाइए, आप भी जनता के बीच मुद्दे लेकर जाइए। सर टीवी पर बैठकर ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। रत्नाकर जी, ना आपको रत्नाकर जी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ, बिल्कुल मैं आ रही हूँ। नहीं सर, आप लोगों की पता है सर, दिक्कत ये है कि ठीक है टीएमसी ने दिक्कत दी, टीएमसी ने बीजेपी को मौका दे दिया, आप टीएमसी को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। पश्चिम नहीं सुनिए, पंजाब में आप अकाली दल को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। सर ऐसे बी टीम नहीं होती ना, जेडीयू को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, फिर बोलते हैं आप जिसके कंधे पे बैठ जाती है उसको खा जाती है। अरे भाई वो काम भी तो कर रहे हैं ना सर, क्या वजह है, क्या वजह है कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आप लगातार हारते हैं? अरे क्या वजह है सर, क्या वजह है बताइए ना, क्या वजह है? इतनी हिंसाएं पश्चिम बंगाल में, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हत्याएं होती हैं, इतनी वारदात होती हैं, क्या वजह है कि बीजेपी ने ओवरकम कर लिया यहाँ पर? पहली बार सरकार बना ली है। अरे आप लोग मजबूती के साथ लड़ते ना चुनाव। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी में अपनी बातों को रख लेता हूं। सर हकीकत यही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। भाजपा शासित राज्यों में, मैं भाजपा शासित राज्य से आता हूँ, राजस्थान से, हमारे राज्य को पिछले 2 साल में भाजपा ने देखिए अभी एनसीआरबी की जो लिस्ट है उसमें सर्वोच्च स्थान पर ला दिया। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया था गर्ग जी से, प्रश्न का जवाब दे नहीं पाए। आपने पूछा इनसे कि आप क्यों नहीं विकल्प बन पाते हैं? जब भी राजनीति में आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन विकल्प आप क्यों नहीं बन पाते हैं? और इन्होंने कुछ पवन खेड़ा के पेड़ा वाले बयान को भी संबोधित करने की कोशिश की। मैं इनको बताना चाहता, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से ऐसी राजनीति की है जिसमें कि पूरे देश में अगर राजनीतिक लाभ के लिए अगर कहा जाए तो इन्होंने डेमोग्राफी जो है बदलने का कोशिश किया है, इन्होंने घुसपैठियों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का काम किया है, विकास की जो है उपेक्षा करने का काम किया है। अब ये बताइए ये विकल्प कैसे बन पाएंगे
जब इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार असम में गौरव गोगोई जी ही अपनी खुद सीट हार जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर में जनता आपको क्यों बार बार हर बार आपको दरकिनार कर रही है, आपका तिरस्कार कर रही है। ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं, ऊपर से ये आरोप लगाने का काम हमारे ऊपर करेंगे कि जो है हमको ये ईडी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा चुनाव हरवा देते हैं। तो ये आरोप लगाने की आप प्रथा जो है आप लोगों की, वो आप छोड़ दीजिए और इंट्रोस्पेक्शन करने का काम करिए। और अभी आप बताइए, पवन खेड़ा का पेड़ा करने का काम कह रहे थे, पवन खेड़ा जी मुंह छिपाए क्यों घूम रहे थे भाई दूसरे कोर्टों में जा करके, दूसरे राज्यों में, और वहां पे जमानत के लिए कोशिश कर रहे थे? क्यों? आखिर में क्यों यह परिस्थिति आई? इसलिए परिस्थिति आई कि कांग्रेस जो है झूठ की बुनियाद पे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन लगा करके और किसी की गरिमा में पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री की पत्नी को पूरे देश के सामने सरेआम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये इल्जाम लगाने का काम किया जाता है कि उनकी नागरिकता तो 3-4 देशों की है। तो ये झूठ जो है देश की जनता ने देखा और देश की जनता ने समझा, इसलिए गौरव गोगोई अपना खुद की सीट जो है वो नहीं बचा पाए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि वो किस तरह का कृत्य और किस तरह की राजनीतिक अपनी विचारधारा और अपनी पॉलिसीज लेके चल रही है कि आज जनता उनको सिरे से नकारने का काम करते हैं। जी ठीक है, ठीक है, मैं हाँ ठीक है सर, फिर मैं नवीन जी के पास जाती हूँ। मनीषा जी ने घुसपैठियों की बात करी। अगर ये घुसपैठियों की 12 साल भाजपा की राज इस देश में होने के बाद भी घुसपैठियों की बात करते हैं तो मेरे को इनकी मनोदशा 30 सेकंड दीजिएगा मुझे, 30 सेकंड। मनीषा जी, कांग्रेस के यूपीए शासन काल में हमने 5,80,000 घुसपैठिए देश से बाहर भेजे थे। इन्होंने 50,000 नहीं भेजे। और घुसपैठियों की बात करते हैं, इस देश की जो सीमाएं हैं, अरे आप बताइए, आपका गृह मंत्री इस देश की सीमाओं का रक्षक है सबसे बड़ा, वो क्या कर रहे हैं? अगर देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, पहली जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री की नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना है घुसपैठिए। अगर घुसपैठियों की बात नहीं करेंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा? ये धंधेबाज लोग हैं, इन चीजों पे केवल धंधा चलाते हैं, करना कुछ नहीं है। घुसपैठियों की बात की तभी तो सत्ता परिवर्तन हो गया सर, घुसपैठियों की बात की तभी तो सत्ता परिवर्तन हो गया ना सर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, जिन राज्यों में आपके सत्ता है वहां पे भी आप घुसपैठियों की बात करते हैं। हाँ। वो वहां कैसे घुसपैठिए आ जाते हैं? हमारा राजस्थान का चुनाव लड़ा घुसपैठियों की बात करके और आज भी घुसपैठिए। अरे आपके बीच में 5 स्टेट आते हैं, वो स्टेट घुसपैठियों ने कैसे क्रॉस कर लिए राजस्थान आते आते? तो ये केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ नहीं करते। असम की बात करी, असम में इन्होंने क्या किया ये जवाब दे दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, इस देश का संविधान क्या कहता है, परिसीमन का कानून क्या कहता है? परिसीमन कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। आपने असम में किससे कराया? चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार जी से, जो आपकी जीत के सबसे बड़े हरावल दस्ते के आपके सैनिक हैं, उनसे कराया। आपने क्यों नहीं कराया चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग से? और इतने ही सच्चे थे तो वहां पे एसआईआर क्यों नहीं कराई? बंगाल में तो एसआईआर कराएंगे क्योंकि वहां ये सूट करता है, और वहां पे चुनाव आयोग से परिसीमन कराएंगे, वहां एसआईआर नहीं कराएंगे क्योंकि वहां वो सूट नहीं करता। तो ये केवल और केवल बिहार में भी एसआईआर हुआ था सर, बिहार में भी एसआईआर हुआ था ना। क्या हुआ एसआईआर में? हाँ। सुप्रीम कोर्ट का दखल देना पड़ गया। ये कौन सा एसआईआर करा रहे थे वहां पे? सुप्रीम कोर्ट के डंडे चले उसके बाद, और फिर आके यहाँ पे कर्नाटक, केरल में, ये पश्चिम बंगाल में यही किया। जिस देश का संविधान कहता है कि जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है वहां पे आप एसआईआर नहीं करा सकते, आपने बिल्कुल प्री प्लान एसआईआर कराया चुनाव से जस्ट पहले। अरे आज से 2 साल पहले क्यों नहीं करा लिया था आपने बंगाल में? बंगाल में क्यों नहीं कराया आज से 2 साल पहले? तो फिर 27 लाख भारत मां के लालों को आपने चुनाव से वंचित कर दिया, ये कह कि अगली बार दे लेना। मैं आपसे पूछता हूं मनीषा जी, अगर वो 27 लाख वापस उनका इलेक्टोरल जो अधिकार है, मताधिकार है, वापस अगर वो आ जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? कौन लेगा उसके उनके मताधिकार को वंचित करने का पाप का भाग्य, जो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसने किया है ये? अरे आपको सोचना पड़ेगा। आप एक लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं, यहाँ पे कोई खलीफा राज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लड़ेंगे, हम ही लड़ रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा वो एक अलग बात है। मेरा नेता राहुल गांधी नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है सर, किसी को भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है देश की जनता भी नहीं देख पा रही कि कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस अधिकारों के लिए लड़ रही है, देश की जनता को भी नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल एक व्यवस्था से लड़के उसको एक फासिस्ट व्यवस्था से, तानाशाह व्यवस्था से लड़के दूर करने में समय लगता है, जिसमें पूरा सिस्टम कब्जा लिया हो, सब कुछ अपने हाथ में कर लिया हो, न्यायपालिका उनके हिसाब से निर्णय देने लग जाए, जो इलेक्शन कमीशन है उनके चैम्बर में जाके बैठ जाए, उसके बाद क्या होगा? मेरे नेता ने तो कई सारे आरोप लगाए, हिम्मत है गणेश कुमार जी में एक का जवाब दिया? आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे जहां एडल्ट पॉपुलेशन जितनी नहीं है उससे ज्यादा आपके वोट आ गए, वो कैसे आ गए? ज्ञानेश कुमार जी जवाब नहीं देते। इन ठीक है 27 लाख रास बिहारी जी, ठीक है रास बिहारी जी, जवाब नहीं देते, लेकिन ठीक है। भाजपा को मैं जिताने के लिए आऊंगी, पूरी पिच मैं तैयार आऊंगी करते हैं। रत्नाकर जी, और ठीक है इसका ये ठीक है। देश नवीन जी का रुख कर लेती हूँ मैं, पहले नवीन जी का रुख कर लेती हूँ। नवीन दुबे जी, ठीक है करने में सबसे बड़े रोल प्लेयर है। ठीक है नवीन दुबे जी। जी जी, मैं मनीषा जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और उसमें पारदर्शिता का होना नितांत आवश्यक है। टीएमसी मांग कर रही है कि भाई 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के आप मतगणना के सारे फुटेज जारी कर दीजिए। कहां दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? ठीक है, मैं लौटूंगी नवीन जी के पास, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच उनकी तरफ से आया है। रत्नाकर जी आप क्या कह रहे थे? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता जो हैं वो बैठकर किस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कह रहे थे कि हमारे यूपीए शासन काल में 5 लाख लोगों को हमने घुसपैठियों को देश से बाहर करने का काम किया। जरा ये वो आंकड़ा भी बता दें कि कितने घुसपैठिए इनके शासन काल में इस देश में आए। मैं आपको वो आंकड़ा बताना चाहता हूं। 2.5 करोड़ से ऊपर इस देश में घुसपैठियों को लाने का काम जो है वह यूपीए की सरकार में हुआ, और 5 लाख आप कहते हैं कि हमने बाहर कर दिया और ताली बजाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से गुमराह करने का काम आज कर तक रहे इस हैं? देश में अगर क्यों भाई आए थे? साहब सबसे बड़ी ये नेता अगर मनीषा जी अपनी बात में खुद ही फंस गए। ये 2.5 करोड़ से कहां है इस देश बीच में बोला नहीं अब मैं, कहां है? बीच में आपकी बोला सरकार बौखलाई क्यों नहीं बात नहीं, करती? बीच में नहीं बोला बौखलाई नहीं, नहीं। आपकी सुन सरकार लीजिए, क्यों नहीं बात करती? बौखलाई वो मनीष देश जी में इनको जैसे शांत घूम रहे हैं। कराइए, मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं। 22 राज्यों में आपकी अरे सरकार है, आप क्यों नहीं बात करते हैं? मनीषा जी जरा झूठ इनको शांत करोड़ के कराइए, मैं जाओगे। इनकी बातों अरे जरा सुन ठीक तो है। लीजिए, चलेगा। जरा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए, मैं एक IMDT एक्ट इन्होंने आसाम में IMDT एक्ट लाया। उस एक्ट में कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बढ़ावा देने का काम जो है वो किया गया, और उस एक्ट की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे अभी समय नहीं है इसलिए चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे एक्ट लेकर आ रहे थे जिसमें कि घुसपैठियों को साबित नहीं करना था कि वो घुसपैठी हैं, वहां के लोगों को साबित करना था कि ये घुसपैठी है। इस तरह की कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज थी। और आज बताइए, मैं पूछना चाहता हूं ये कांग्रेस प्रवक्ता से कि आज बताइए भाई कि जब ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने से और टीएमसी के हारने से बांग्लादेश में बैठे लोग जो वहां के संसद में सांसद जो है वो चिंता करते हैं कि रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा, सरकार में आ गई तो हमारे रिफ्यूजी क्राइसिस, हाँ रिफ्यूजी क्राइसिस। बताइए, इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने का काम आप लोगों ने किया, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आप लोगों ने उनको वोटर बनाने का काम किया और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये आज ये पूरी तरह से देश के सामने इनका चेहरा चरित्र जो है वह उजागर हो चुका है। और ये अभी भी देखिए ज्ञानेश कुमार के ऊपर, अरे सुन तो लीजिए महाराज, अरे उनका जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बौखलाइए नहीं। सुनिए, फिर कैसे झूठ बोला आपने झूठ कैसे बोला वो फिर मैं बता देता हूँ। सुनिए मनीषा जी, इनको जरा शांत कराइए। मैं झूठ को और एक झूठ का पटाक्षेप कर रहा हूँ और एक झूठ का पटाक्षेप कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। मैं करूँ आपको? सुनिए, आप कैसे झूठ बोलते हैं, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक, पाकिस्तान को F-16 देने वाला, पाकिस्तान ज्ञानेश कुमार के ऊपर कह रहे हैं कि मनीषा जी विषयांतर हो गया है। अरे देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? ज्ञानेश कुमार ने मनीषा जी विषयांतर हो गया भाई। 2 बार 3 बार बुलाया कि आइए आप हमारे यहाँ, दोनों लोगों को रोकिए, हम उसका संशोधन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जाते नहीं है। मनीषा जी सर ये तो घुसपैठियों पर अटक गए ना, सुन लेते हैं घुसपैठियों पर क्या बोल रहे हैं।
ठीक मनीषा है जी देखिए, नवीन दुबे जी। हाँ मनीषा जी देखिए, ऐसा है, विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषय आज का जो है वो चंद्रनाथ रथ की एक हत्या हुई है, आतंकी घटना के रूप में मैं इसको देखता हूं कि एक आतंकी घटना जैसी घटना है। निश्चित तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कम से कम इस तरीके की अपराध करने की कोई सोच ना सके। पहली चीज, मेरी पूरी सहानुभूति है, किसी भी तरीके की हत्या जायज नहीं हो सकती है, बात नंबर 1। दूसरी बात ये आती है कि आप जो बोल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां गए और उन्होंने कानून व्यवस्था की दलीलें दी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। आप रोज का अखबार उठा लो, जो मैंने घटनाएं जिक्र करी थी वो आज के अखबार थी। इससे पहले गाजीपुर की घटना बड़ी घटना थी, हरदोई की घटना बड़ी घटना है। क्या किया है, क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? कहीं कोडीन माफिया इतना बड़ा है, आज 45 दिन की उसकी वो थी कि 60-70 दिन होने को आए, कहां पकड़ा गया, कहां चल रहा बुलडोजर? कोडीन माफिया नहीं चल रहा। खनन माफिया एक्टिव है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, कहां कार्रवाइयां हो रही हैं? आप कहते रहिए भाषणों में, नेता अपने भाषणों में बोलते रहे कि तो बहुत बढ़िया कानून का राज स्थापित है, लेकिन जमीनी धरातल पर नहीं है। ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी कड़वा सच तो ये भी है कि टीएमसी ने शह दी हुई है इन गुंडों को। कड़वा सच तो ये भी है। नहीं मनीषा जी, आपके कहने से नहीं माने जाएगा, हमारे कहने से नहीं माना जाएगा। अब वहां पे कम से कम कह तो दीजिए, माना जाए ना माना जाए, कम से कम कहिए तो सही। कम से कम कहिए तो सही सर, माना जाए ना माना जाए अलग बात है, कम से कम कहिए तो सही, मानिए तो सही। मैं कानून का अधिकारी हूँ, न्यायालय जो कहेगा वही मान्य होता है। दूसरी चीज, राजनेता कुछ भी बयान देते रहे, वहां वर्तमान में चुनाव व्यवस्था जब तक सरकार शपथ नहीं ले रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में है, कार्रवाई करने का अधिकार पूरा है। और चुनाव आयोग का जिस तरीके का व्यवहार रहा है वो पक्षपातपूर्ण है, दिखाई दे रहा है पूरे देश में। और एक चीज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं कि जहां वोट जो काटे गए उससे बड़े अंतर से अगर हार जीत होगी तो हम उसका संज्ञान लेंगे। वो 50 सीटें हैं, सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेंगे, कब आगे कार्रवाई होगी? बंगाल का चुनाव पूरी के पूरी तरीके से, मैं तो फिर कह रहा हूं कि भाई टीएमसी डिमांड कर रही है कि आप मतगणना के फुटेज जारी कर दीजिए, दिक्कत कहां आ रही है? वो कोई बनाने तो है नहीं आपको, तो एडिटेड है आपके पास, जारी करिए, लाइव करिए, उनको कहां दिक्कत आ रही है? अच्छा। और क्यों उससे बच रहा है चुनाव आयोग? प्रश्न इस बात का है, चुनाव की प्रक्रिया एक अलग है, ये जो हत्या हुई है निश्चित तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या को और चुनाव को एक साथ जोड़ के आप अगर देखते हैं या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को और उसके साथ जोड़कर देखते हैं, वो गलत है। हत्या एक आपराधिक कृत्य है। तो केवल पश्चिम बंगाल की ही रिकॉर्डिंग्स क्यों जारी होनी चाहिए? फिर तो सारे 5 राज्यों की होनी चाहिए, फिर केरल की होनी भी चाहिए। हाँ। पश्चिम बंगाल ऐसे नहीं होता ना सर, कुछ तो नियम होते हैं ना, नियम सबके लिए समान है। फिर ऐसा नहीं है ममता बनर्जी ने टीएमसी ने मांग की तो हम वही कर देंगे। मनीषा जी एक मिनट, चुनाव आयोग क्या जवाब देते हैं? हम माताओं बहनों की फुटेज जारी नहीं कर सकते। क्या मजाक है यार। चुनाव आयोग किस तरीके की बचकानी भाषा बोलते हैं और भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करते, शर्म आती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है रत्नाकर जी, फिर रासबिहारी जी का रुख जी। देखिए हमारे भाई अभी तमाम तरह की बातें कह रहे थे, मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद भी गई थी, चुनाव जब हुआ, चुनाव होने से पहले, और उन्होंने मांग की थी कि काउंटिंग में जो अधिकारी हैं उसको केंद्रीय अधिकारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को ही क्यों रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट और क्लियर जवाब दिया कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि वह चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह केंद्रीय कर्मचारियों को रखेगा कि राज्य कर्मचारियों को रखेगा, ये उनका विशेषाधिकार है। उसी तरह से फुटेज की मांग आप कर सकते हैं, लोकतंत्र है यहाँ पे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन फिर ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है भाई कि वो फुटेज आपको देगा कि नहीं देगा। कहीं किसी गोपनीयता का उल्लंघन तो नहीं हो सकता है, तो ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें हम और आप जो है कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज देखिए, ये कह रहे थे अभी कि कोई भी न्यायालय तय करता है कि सही है कि गलत है। हम और आप कितना भी तर्क दे दें भाई, अगर हम और आप बिल्कुल सही है, न्यायालय अंततोगत्वा जो है साक्ष्य के आधार पे फैसला लेता है और निर्णय लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित होती हैं उसके ऊपर जो तत्कालीन जो साक्ष्य होते हैं उसके ऊपर चर्चा करने का अधिकार हमारा होता है।
और ये जनता को, हम जनता सबसे बड़ी अदालत है ना, हम तो जनता की अदालत में जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और जनता तय करती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आज जैसे हमारे भाई साहब, ठीक है, नहीं चुनाव आयोग पर मत चाहिए, नहीं ठीक है सर बहस का समय अब अंत हो रहा है सर, बहस का समय अंत हो रहा है सर, बहस का समय अंत हो रहा है सर, डिबेट का समय खत्म हो रहा है, डिबेट का समय खत्म हो रहा है। मेरा सवाल रत्नाकर जी ये है, रासबिहारी जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं रत्नाकर जी से सवाल करूंगी। रासबिहारी जी, पुलिस जो अब बयान दे रही है वो ये कह रही है कि हमारे पास कुछ सबूत है, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है, भागने का रूट तय किया गया था। पुलिस ने भी फॉर्मल तौर पर, फौरी तौर पर ये कह दिया है कि ये तो सोची समझी साजिश थी, सुपारी किलर के एंगल से भी ये जांच होगी और अगर जांच में जो सामने आएगा उसको मानना भी पड़ेगा। फिलहाल क्या लगता है, पुलिस की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है, टीएमसी भी कह रही है कि इस पर सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। सीबीआई की अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो फिर जांच की दिशा क्या हो सकती है? देखिए, हैरानी की बात है कि टीएमसी जो सीबीआई का विरोध करती रही है, जिसने अपने राज्य में सीबीआई को जांच देने का अधिकार समाप्त कर दिया था, जो भी जांच चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। वो टीएमसी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके नेताओं पर भी आंच आ सकती है, बल्कि आंच आने वाली है। टीएमसी के भी कई नेता, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, कई नेता तो घोटालों के आरोप में अभी ईडी की जांच के सामने नहीं पेश हुए। कई नेताओं पे हिंसा के आरोप हैं, कई नेता और भी अन्य आरोप झेल रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर बात पश्चिम बंगाल की होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो रक्त चरित राजनीति उस पर होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथियों ने उसे घुमा दिया, कोई एसआईआर पे ले गया, कोई चुनाव आयोग पे ले लिया। लेकिन मैं एक बात आखिर तक कहता हूं, जिसके साथ जनता होती है, चाहे उसके साथ चुनाव आयोग खड़ा हो जाए, चाहे उसके साथ सुरक्षा बल खड़े हो जाए, वो किसी को नहीं हरा सकती। जनता जिसके साथ होती है वही उस जनता का रुख तय करता है कि जनादेश किसके साथ जाएगा। और यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाना, कांग्रेस तो कई साल देश में राज किया है और हमने कई सारे चुनाव देखे जहां पर विपक्षी दल ये आरोप लगाते थे कि जब चुनाव आयोग, लेकिन जिसके साथ जनता नहीं होती थी वो चुनाव हारते थे। 2-4 सीटों का एक अलग खेल है जहां पर कुछ दबंगते चलो हो गया। लेकिन इस तरह के आरोप चाहे ममता बनर्जी लगाए, चाहे राहुल गांधी लगाए, चाहे अखिलेश यादव लगाए या दूसरी पार्टियों के नेता लगाए, ये तो एक तरह से संविधान में विश्वास खो रहे हैं अपना। और ये जनता ही इस तरह के आरोपों से विपक्ष को फायदा होता तो समझ में भी आता, फायदा भी तो नहीं होता है ना राज्यों में, बनती तो फिर अलग ही सरकार है सर। इससे नुकसान जरूर हो जाता है, लेकिन एक दूसरे की काट करने के चक्कर में, लामबंद होने के चक्कर में, आरोप लगाने के चक्कर में नुकसान इन्हीं का होता है। इसको समझना चाहिए विपक्षी दलों को, और ऐसे मामलों पर तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।